नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। बंधन बैंक की रिजल्ट आया है, इनका कैसा रहा रिजल्ट। मुझे तो बहुत पसंद आया रिजल्ट। लोग कह रहे हैं कि 80% प्रॉफिट गिर गया, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट इतना ज़्यादा पसंद क्यों है उसको हम एनालाइज करेंगे रिजल्ट में। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, खुशखबरी आप सबके लिए, कि बंधन बैंक ने ₹1 का डिविडेंड भी आपको दिया है। अब ये ₹1 का डिविडेंड हम आपको देखने में भले छोटा लगता हो, लेकिन कंपनी जो ये ₹1 का डिविडेंड दी है उसको पता है कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इस डिविडेंड के लिए। जी हाँ, वही दिखाते हैं आपको। मैं एक डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा इस बैंक के पास कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये देख रहे हैं आप, लिस्ट इश्यूड कैपिटल शेयर्स, मतलब बंधन बैंक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 161 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे बंधन बैंक को डिविडेंड बांटने के लिए। मजाक बात थोड़ी है, 161 करोड़। बैंक ने प्रॉफिट कितना दिया इस क्वार्टर में? 100 करोड़ के आसपास। अभी हम एनालाइज करते हैं, चलते हैं प्रॉफिट्स को और फिर समझाएंगे आपको कि ये रिजल्ट मुझे इतना पसंद क्यों है, और जो डिविडेंड आया है ये तो अच्छी बात है ही। क्या स्टॉक हमको सस्ता मिल रहा है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट बंधन बैंक का। ठीक, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझते हुए चलिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो इसलिए जिनके पास समय ना हो वो वीडियो 1.5x पे देख लें, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। ठीक है, डेटा लाख में है तो हम इसको जो है करोड़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कहीं गलती हो तो माफ़ करते चलिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे। सबसे पहले 3000 करोड़ की आई, जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर में 3307 करोड़ थी। डेंट देखने को मिला, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से हमको बढ़िया जंप देखने को मिला। यहाँ से डेंट, यहाँ से जंप। और क्योंकि कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो सिक्लिकल रूप में आते हैं, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल फ्लैट रखेंगे, बहुत खुश हो जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट ओवरऑल, अभी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड पे हम चलेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल इनकम को देखें तो यहाँ से कमी आई है और यहाँ से बढ़िया इजाफा हुआ है। ठीक है, 3787 करोड़, 3346 करोड़। ये करोड़ में मैं डेटा बता रहा हूँ, ये 2 पॉइंट्स इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये डेटा लाख में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है, इसलिए 2 जीरो पहले आना पड़ता है हमको करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए। इंटरेस्ट के खर्चे पे अब आप चलते हैं तो एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि यहाँ से इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, और यहाँ से यहाँ पर इंटरेस्ट की कमाई जो है वो कम हुई है। इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है वो लो रेट पे इनको ब्याज, लो ब्याज पे, मतलब कि लो इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन्स देने पड़े हैं, लेकिन कस्टमर छूट ना जाए इसके चक्कर में इनको ब्याज भी कस्टमर को ज़्यादा देनी पड़ी है। यहाँ से हमको यही बात समझ में आती है कि खर्चा तो आपने ज़्यादा किया, आरबीआई ने ब्याज कम किया है, तो यहाँ पर वो डबल फ़ायदा होता है ना बैंकों का, कि भाई अगर हम इधर घाटा सहेंगे तो इधर तो हमको फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन ये बैंक उसका अपोजिट कर रहा है। और इसलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि बैंक जो है अपनी स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल कायम है कि हमें कस्टमर लूज़ नहीं करना है, हमें लोगों का भरोसा नहीं लूज़ करना है, हमें लोगों को सर्विसेज औरों से बेहतर देनी है। सर्विसेज का मतलब अगर लोग और कहीं 4% पा रहे हैं तो हम 4.25 दे पाएँ, 4 दे पाएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एम्प्लॉय कॉस्ट पे हम अगर आते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल नेक टू नेक ही हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा भी कम होगा, क्योंकि कम लोग हायर किए जाते हैं नॉर्मल बेसिस पे जो एडहॉक पे काम करते हैं। यहाँ से यहाँ पर जंप आया है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में भी जंप हमको देखने को मिला है। ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें जो आपको इनकम और खर्चे की बात बता रही हैं। ओवरऑल अगर हम खर्चे को देखते हैं तो यहाँ से भी खर्चा बढ़ा है, यहाँ से भी खर्चा बढ़ा है, जबकि यहाँ से यहाँ पर क्या इशू आ रहा था वो मैंने आपको समझाया। जब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ही बढ़ गया तो अन्य चीज़ें भी थोड़ी बहुत बढ़ेंगी ही, जैसे कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको देखिए, ये बहुत से बैंक्स इसको ढंग से नहीं कंट्रोल किए कर पाए हैं, और बंधन बैंक भी उन्हीं बैंकों में से है। 389 करोड़ इनका खर्च हो गया यहाँ पर 276 के बदले, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 297 यानी कि 300 करोड़ के आसपास था। अगर हम क्वार्टर बेसिस पे ही देखें तो यहाँ पर तब भी जंप है, मतलब नॉर्मल बेसिस पे देखें तब भी जंप है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के हमारे सामने डेटा क्या आता है कि इनकम जो है पिछले साल के इस क्वार्टर से बढ़ी है, ठीक है, लेकिन जस्ट पिछले क्वार्टर से कम हुई है, लेकिन जो खर्चा है वो पिछले क्वार्टर से भी बढ़ा है और पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बढ़ा है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब सीधे हम चलेंगे प्रॉफिट्स पर, और आपको कुछ वहाँ पर डेटा दिखाना चाहेंगे, और जिस हिसाब से डेटा बन के आ रहा है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट बड़ा नेगेटिव दिखाई देगा, क्योंकि 632 करोड़ के प्रॉफिट के सामने
ठीक है, 632 करोड़ के प्रॉफिट के सामने आप 103 करोड़ का प्रॉफिट हमारे सामने रख रहे हो, और 517 करोड़ के प्रॉफिट के सामने आप 103 करोड़ का प्रॉफिट रख रहे हो, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड है नहीं। हम कैसे माने कि आप कमाई लगभग पिछले साल के इस क्वार्टर से बेटर किए, ठीक है, पिछले क्वार्टर से बेटर किए, तो ऐसा क्या हो गया कि प्रॉफिट ऑन पेपर दिखाई नहीं दिया। तो जैसा कि बैंक का रिजल्ट है तो आप सब समझ गए होंगे कहाँ पर सारा पैसा चला गया। सारा पैसा चला गया वहाँ पर जहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर बैंक नहीं जाने देना चाहते, जहाँ पर हम आपको खूब डांट डपट के बैंक वाले बोलते हैं भैया लाओ हमारा पैसा, लाओ हमारा पैसा, ठीक है, लोन वगैरह जो दिए जाते हैं, जो एनपीए हो जाते हैं, वहाँ पर प्रोविजनिंग की गई है, और ये प्रोविजनिंग बहुत बड़े लेवल पे हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितने बड़े लेवल की प्रोविजनिंग है। आप मतलब ये डेटा देखिए, 1600 करोड़ की प्रोविजनिंग, ये बड़ा नंबर है या नहीं। यहाँ पर आप देखिए कितनी प्रोविजनिंग थी, सिर्फ 1070 करोड़ की, ठीक है। यहाँ पर कितनी थी, 827 करोड़ की। यहाँ से आप देख रहे हैं प्रोविजनिंग सीधे डबल हुई है, प्रोविजनिंग सीधे डबल हो गई। अब सोचिए कि यही प्रोविजनिंग अगर ना हुई होती तो यहाँ पर 800 करोड़ रुपए सीधे सीधे बढ़ जाते, 900 करोड़ का बैंक सीधे प्रॉफिट दिखाता, ठीक है। तो इस कारण मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मुझे ये रिजल्ट बहुत पसंद है। अब आप कहोगे कि भाई जब ये प्रॉफिट दिखा नहीं पाए तब आप क्यों कह रहे हो बहुत पसंद है, और रही बात कि ये जब नहीं दिखा पाए हैं तो ऑफकोर्स सी बात है बैंक में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, मैंने जो जिस हिसाब से रिजल्ट को समझा है, पढ़ा है, वहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि बैंक आने वाले समय में जो रिस्क है उसको मिटिगेट करना चाहता है, इसलिए इतना बड़ा स्टेप इन्होंने यहाँ पर लिया है। बहुत से बैंकों ने प्रोविजनिंग अपनी इस क्वार्टर में कम करी हुई है, आखिरी क्वार्टर में, लेकिन इन्होंने दबाकर प्रोविजनिंग की है। ये अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर घुसना चाहते हैं तो बहुत ही मतलब कम लोड के साथ। देखो सिचुएशन ऐसी है इंडिया में अभी कि हम कुछ भी अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन अपना हाथ मजबूत करके रखना वो बहुत ज़रूरी है। 1 रुपये का इन्होंने डिविडेंड मारा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि 1 रुपये को इस तरीके से मत समझिएगा, इतना इनका शेयर लिस्टेड है तो इतना रुपया तो इनको उसमें खर्चा ही करना पड़ेगा, प्लस 103 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ये आपको बैंक तो साल भर में एक ही बार डिविडेंड देते हैं, वैसे भी आरबीआई ने काफ़ी लगाम लगा के रखी हुई है कि डिविडेंड देके एहसान मत करो अपने शेयर होल्डर्स पे, ग्रोथ करो, वो ज़्यादा बेटर है। और मैं भी ये चाहता हूँ बंधन बैंक डिविडेंड देने से बेटर है कि वो क्या करें, ग्रोथ पे फोकस करें। लेकिन अभी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, ग्रोथ पे फोकस करने से बेटर इनको लगा कि डिविडेंड बांट देते हैं, वही हुआ, 1 रुपये का डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। अब कुछ एनपीए वगैरह का डेटा डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे कहाँ पर, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे कि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहाँ पर कहाँ जा रहा है। अब हम जब आते हैं ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए पे, तो यहाँ हमको बहुत बुरी चीज़ देखने को मिलती है कि जो नेट एनपीए है वो बढ़कर 3.5% हो गया है, जो कि आधा % भी नहीं था। ये सिचुएशन मैंने आपको जैसे कि इससे पहले रिजल्ट प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था कि ये बैंक जो है वो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेता है अपने लोन्स वगैरह पे, और वही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी मजबूरी के कारण, ठीक है, उसी मजबूरी के कारण इनको इतनी बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, नहीं तो उनका प्रॉफिट बढ़ा आता और सिचुएशन जो है वह अंडर कंट्रोल ही रहती। ठीक, यहाँ पर अगर हम सारा डेटा एग्जैक्टली समझना चाहें तो ग्रॉस एनपीए मतलब इतना पैसा इनका एनपीए हो चुका है, इतने में से जो बाकी बचा वो लगभग 3.5% के आसपास की ये प्रोविजनिंग कर चुके हैं। 3.5% अभी इनका नेट एनपीए बाकी है, आने वाले समय में उसकी भी प्रोविजनिंग करेंगे या फिर वो रिकवरी करेंगे। आने वाले समय में वो ARCs की जिम्मेदारी बन जाती है, किस तरीके से हैंडल करेगा बंधन बैंक वो तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन डेटा अगर आप देखोगे बड़े रूप में बढ़ा हुआ है। और जैसा कि हम सबको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, मतलब ऐसा भी था ना, हम सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि एनपीए वगैरह बढ़ेंगे, वही चीज़ यहाँ पर आई है। लेकिन बैंक जो है वो बिल्कुल तैयारी के साथ बैठा हुआ था कि भाई हम ज़्यादा प्रोविजनिंग करेंगे। मैं तो ये चाह रहा था कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो भी बदल दी जाए और वहाँ पर ये कहा जाए कि भैया हम ये पैसा भी कहाँ पर लगाएंगे, अपने एनपीएस को टैकल करने के लिए। खैर ग्रोथ में लगाएं वो ज़्यादा बेटर है। ये सब चीज़ें देखो ये बढ़ा हुआ है और ये बहुत कंफर्टेबल लेवल है नहीं ये, लेकिन इस अनकंफर्टेबिलिटी के पीछे, अनकंफर्टेबिलिटी, वाह क्या अंग्रेजी बोली है, इसके लिए एक लाइक कर देना। ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है इसके लिए सिर्फ बंधन बैंक ही नहीं जिम्मेदार है, इंडिया का पूरा इकोसिस्टम जिम्मेदार है, आपको पता है। और कुछ बैंक्स जो है वो बेटर तरीके से हैंडल कर पाए हैं। लेकिन आप ये सोचिए, आप एक ऐसे बिजनेस हो जो ज़्यादा रिस्क लेके काम करते हो और आपके देश में दिक्कत आ जाए, आपके एरिया में दिक्कत आ जाए, तो ऑफकोर्स सी बात है सबसे बड़ी चोट आप ही को पड़ेगी। तो बंधन बैंक उन्हीं में से है जो बेटर एडवांटेजेस ले सकता था, लेकिन यहाँ पर उनको अभी चोट खानी पड़ रही है इन सब सिचुएशन से। एनपीएस वगैरह बढ़े हुए हैं और इस चीज़ को आप बिल्कुल मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए स्टॉक में गिरावट भी आई है। ओवरऑल रिजल्ट का सिनारियो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बैंक जहाँ पर खड़ा है 300 रुपये के आसपास, यहाँ पर
मुझे मतलब एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ कि चलो भाई, जिस हिसाब से मुझे अगर एनपीए ना दिखाओ तो मैं यहाँ पर शेयर खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल शेयर खरीद लूँगा, आँख बंद करके खरीद लूँगा, क्योंकि मैंने इनकी स्टोरी समझी हुई है, इनके बिजनेस मॉडल को मैं समझता हूँ, जिस तरीके से ये बिजनेस करना चाहते हैं वो भी समझता हूँ। इन सब चीज़ों को देखकर मैं यहाँ पर स्टॉक को खरीद लूँगा। लेकिन जब मैं एनपीए देखूँगा, मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊँगा कि आने वाले समय में बैंक इसको किस तरीके से टैकल करने वाला है। अगर हम उसका अनुमान लगाना चाहें तो अनुमान यही लगा पाएंगे कि जिस तरीके से बैंक ने अभी प्रोविजनिंग की है, ऐसे ही इनको अगले 3-4 क्वार्टर्स में भी प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, और जिस कारण इनके प्रॉफिट पे काफ़ी ज़्यादा दबाव रहेगा। ठीक है, और इसी के चलते ये बैंक हो सकता है कि अगले 2-4 क्वार्टर्स परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि इंडिया में भी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो बेस्ट केस सिनारियो बन के आता है वो आता है इग्नोर करने का। अगर आप एनपीएस को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, मतलब स्टॉक को इग्नोर करने का, और अगर आप रिजल्ट में एनपीए को इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ पर कोई और कारण है नहीं कि आप बंधन बैंक ना खरीदो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप क्या सोचते हो। प्रेजेंट सिचुएशन में बंधन बैंक में मैं आपको बाइंग की सलाह दे सकता हूं, लेकिन तब जब एनपीए को आप इग्नोर कर रहे हो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए और ख़ुद भी थोड़े से अलर्ट मूड में डिसीजन लीजिए और ख़ुद एनालाइज कीजिए अन्य बैंकों को से, अन्य पीयर्स से, फिर आप समझ जाओगे सिचुएशन कैसी है। अब हम अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग नहीं कैलकुलेट करना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से डेंट इनको पड़ा हुआ है कहाँ पर, प्रॉफिट्स वगैरह में, उस हिसाब से आप देख लीजिए, मतलब साल भर का ये 2.5 रुपये कमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, और जस्ट पिछले क्वार्टर में 4 रुपये कमाए थे। एक क्वार्टर में 4 रुपये कमा रहे हो, अगले क्वार्टर में 50 पैसे कमा रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा उठापटक है, इसलिए यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग पे मत जाइएगा। इन सब चीज़ों को आप देखते हुए चलिए, किस तरीके से बैंक पिछले 4 क्वार्टर्स में पैसे कमा कर आपको दिया है, किस तरीके से ऑपरेशन करके दिखा रहा है। जैसे कि ये डेटा आपको काफ़ी कुछ बता देगा। ये रिजल्ट में ये आप नीचे जाओगे, ये मिलेगा आपको, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल दिखाई देंगी कि बैंक का, अगर हम केवल इनकम की बात करें, बिलियन की बात हो रही है, तो बिलियन की बात हो रही है, तो कैसे आप समझोगे, इंटू 100 करके। ठीक है, इंटू 100 तो वो करोड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 2100 करोड़ था Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020 में, यहाँ पर 2550 करोड़ हो गया Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन था, ये ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन है। ठीक है, यहाँ पर 7800 करोड़ यानी कि 7800 करोड़ था, यहाँ पर 9600 करोड़ है। ये बात हो रही है किसकी, देख रहे हैं, ये नेट इंटरेस्ट इनकम जो ब्लू में है, ये अदर इनकम जो इसमें है, ये है टोटल इनकम जो एकदम डार्क साइड है। ठीक है, 63 करोड़, 15 करोड़, इसको जोड़ोगे तो आएगा 78 करोड़, इसको जोड़ोगे तो आएगा 96 करोड़। समझ गए? तो ये है, आप यहाँ पर देखिए 5 से 7.9 हुआ, 15 से 21 हुआ, 63 से 75 हुआ, 16 से 17 हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब कि टोटल इनकम में बैंक ने हमको अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। अब हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर आएँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर उन खर्चों को इग्नोर किया जाता है जो आपकी मजबूरी वाले खर्चे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कुछ देर पहले। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, पैट वगैरह की। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 13% का जंप और यहाँ पर 26% का जंप। ठीक है, ईयर ऑन ईयर 26% का जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब आप देखोगे तो 13% का जंप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी जब से हमने डिस्कस किया 500 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर में प्रॉफिट था, यहाँ पर 100 करोड़ के आसपास आ गया है, तो एक डेंट हमको देखने को मिल रहा है। और पिछले साल आपको बैंक ने 30 करोड़ 3000 करोड़ कमा के दिए थे, जो कि इस बार 2200 करोड़ बैंक कमा पाया है। इंटू 100 करना है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये डेटा जो है वो बिलियन में है। ठीक है, 3000 करोड़ की जगह पे 2200 करोड़ कमाया है, तो पैट में हमको डेंट देखने को मिल रहा है, और उसकी मजबूरी भी मैंने आपके साथ शेयर की क्यों ऐसा हुआ है। बाकी अन्य चीज़ें बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं, इवन बेटर परफॉर्म भी कर रही हैं। तो लॉन्ग रन के लिए बैंक में कोई दिक्कत है नहीं। जिनको इस स्टोरी पे भरोसा है जो बंधन बैंक हमको बताना चाहता है, और मुझे पर्सनली इस चीज़ पे भरोसा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाकर सलाह लो। मुझे उस स्टोरी पे भरोसा है जो बंधन बैंक हमको बताता है, और जब आप किसी स्टोरी पे भरोसा करते हो तो आपको वहाँ पर 2, 4, 6 साल देने चाहिए। ऐसे मत देखो कि 2-4 क्वार्टर में क्या होगा, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, कई सारे पैरामीटर्स हैं, मुझे पर्सनल लेवल पे रिजल्ट बहुत पसंद आया है, क्योंकि बैंक जिस तरीके से बैंक का बिजनेस मॉडल है, उसी तरीके से इनका रिजल्ट मॉडल भी हमारे सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये रिस्क को, मतलब रिस्क तो लेते हैं लेकिन उससे बचने के लिए कदम भी उठा रहे हैं। अदरवाइज प्रॉफिट बहुत ऊंचे लेवल पे आता और फिर सब झूम करते, प्रॉफिट बहुत तगड़े से बढ़ गया। 80% प्रॉफिट घटा तो है, लेकिन उसके पीछे का कारण मैंने आपको समझा दिया। 1 रुपये डिविडेंड मिलेगा। अभी आपसे अलविदा लेते हैं। कोई सवाल सुझाव नीचे बताइएगा। अगर आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं पसंद आया है तो आप नीचे बताइएगा, हम भी समझना चाहते हैं आपको कैसा लगा रिजल्ट। खैर, अभी आपसे अलविदा लेते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।